अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह द सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फतासी साहब। फरूख, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। वफाकी काबीना के 43 अरकान ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। कौमी असेंबली में आशा गुलालाई के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी की मंजूरी। और आजकल ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से अहम इलाका खाली करवा लिया। आपने देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन हो गया। आज के शो में आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं। लाइव कॉल टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं वफाकी काबीना के हवाले से, जो कि नई काबीना जो है वो बन गई है और आज 43 अरकान ने जो है बतौर वजीर की हैसियत से जो है वफाकी काबीना का जो है वो हलफ उठाया है और सदर ममलकत ने जो है आज तमाम काबीना से हलफ लिया है। 43 अरकान हैं इस काबीना के जिन्होंने हलफ उठाया है और अगर माजी से देखा जाए इनकी पिछली काबीना से तो इनकी तादाद ज्यादा है। पिछली काबीना के अरकान की तादाद कम थी और इस बार जो तादाद है वो ज्यादा है। 4 साल से वजीर खारजा कोई भी नहीं था, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब को वजीर खारजा का जो कलमदान है वो सौंप दिया गया है। साथ साथ क्योंकि चौधरी साहब ने माजरत कर ली थी इस काबीना का हिस्सा बनने से, तो एहसन इकबाल साहब को वजीर दाखिला का कलमदान जो है वो सौंप दिया गया है। इसके साथ साथ तो खुरम दस्तगीर को वजीर दिफा का, ख्वाजा साद रफीक के पास वही जो उनके पास पिछला कलमदान था वजारत रेलवे का, वही उनके पास इस वक्त ही मौजूद है। और साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा के पास भी इत्तलात और नशियात का कलमदान जो है। साथ साथ बलीगुर रहमान साहब की बात की जाए, सारा अब्दुल तारड़ साहिबा की बात की जाए और इसके साथ साथ जो है वो अब्दुल कादिर बलोच साहब, ये तमाम लोगों को भी जो है फेडरल मिनिस्टर्स के तौर पर इन्होंने हलफ आज दिया है। और भी नाज़रीन कई ऐसे नए चेहरे हैं जो सामने नजर आए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो वजीर ममलकत के जो है वो चार्जेस उन्होंने संभाले हैं और ये एक पूरी काबीना है जो कि बन गई है। और इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना का पहला इजलास भी हुआ है जिसमें तमाम जो है जितने भी वज़रा थे जिनके पास पहले से मिनिस्ट्रीज मौजूद थी, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी, बात की गई और जिन्होंने नया कलमदान जो है जिनके पास गया है वो उस मिनिस्ट्रीज के हवाले से बात करते रहे। साथ साथ क्योंकि वज़ीर आज़म शाइख खाकान अब्बासी साहब की सरबराही में ये पहला इजलास था जो कि हुआ है, तो इसके हवाले से काफी इंपॉर्टेंट था ये इजलास। फरूख, पहला सवाल तो मैं जरूर बनता है कि किसके पास कैसे कलमदान गया, कौन सा कलमदान है किसके पास, लेकिन पिछली कैबिनेट की अगर बात की जाए तो कम लोग थे, इस कैबिनेट में नजर आ रहा है ज्यादा लोग हैं और कहीं से ये तासुर आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन तासुर ऐसा ही आ रहा है जैसे यही कैबिनेट जो है अगले 10 माह तक कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसका हुजम बढ़ा दिया गया। आपने 3 सवाल मिला दिए। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो साइज के बारे में, हुजम के बारे में वो कर लेते हैं। और उसका ये है कि पहले जो काबीना थी ना वो भी उसका जो टोटल साइज था वो कानून के मुताबिक सही था, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन बहुत कम भी नहीं था, ठीक है। अब जो है जितने नंबर आया उसके हिसाब से आप देखें तो लोग कह रहे हो जी बहुत बड़ी काबीना बना दी है। आपको पता है जो 18वीं तरमीम हुई उसके बाद आर्टिकल 92 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक तब्दीली आई और वो ये कर दिया गया कि जो काबीना के मेंबरान का नंबर है वो टोटल जो पार्लियामेंट है मजलिस शूरा की जितने भी मेंबरान हैं उनकी तनासब कितना फीसद होना चाहिए? 11%। अच्छा 11% आपको मैं बता देता हूँ, इस वक्त नेशनल असेंबली के 342 हैं, अच्छा सेनेट के 104 हैं 104 और ये मिला के बनता है 446। अच्छा इसका अगर आप 11% करें तो 49 बनता है। अभी काबीना का जो नंबर है इससे कम है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी 6 लोग हैं। खैर 3 का तो हमें पता है ना कि वो उनके नाम है लेकिन अभी तक उन्होंने वो नहीं किया, ओथ नहीं लिया, लेकिन बाहर कैफ ये वेल विद इन
دی allotted लिमिट है, तो मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा इस पर स्पेकुलेशन जो हम सुनते आए हैं, बल्कि मैं हैरान हो रहा था कि एक साहब थे वो गुर्बत गिनाना शुरू हो गए, वो पता नहीं क्या कुछ गिनाना शुरू हो गए कि जी काबीना, भाई गवर्नमेंट खत्म कर दें क्या? अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले जो है वो सारे काम करते रहे? क्या काबीना का होना क्या जरूरी नहीं है? मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें जो लोगों को सोचनी चाहिए और इसके बारे में समझना चाहिए। देखो ठीक है, एक तो ये सवाल का क्या हुजूम के बारे से बात होगी। अब ये लग रहा है कि जिस तरह से अब चूंकि हुजूम बढ़ाया गया है, पिछली बार जब नवाज शरीफ साहब की वजीर आजम थे तब की काबीना में और अब की काबीना में साइज ऑब्वियसली बढ़ गया है, तो लग ऐसा रहा है करो, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर 45 रोज का होता तो आपको याद होगा बातें भी कही जा रही थी जो हम सुन रहे थे कि शायद बहुत जो पिछली काबीना का हुजम है उससे भी शायद कम होगा, और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है और फिर किस तरह से कैबिनेट बनती है। लेकिन अब जो कि साइज बढ़ गया है, 43 इस वक्त जो है वो मिनिस्टर्स हैं, तो लग यही रहा है कि 10 माह तक कंटिन्यू करेंगे, कुछ ऐसी इतलात है? अच्छा, नहीं कोई इतलात वगैरह की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही ये अनाउंस हुआ था कि शाहिद खान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है और फिर उसके बाद 45 दिन का और बाकी, तो लोगों ने तमाम जगह पे रिपोर्ट और ट्वीट करना शुरू कर दिया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो उस वक्त मैंने ट्वीट किया था कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं होता, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इलेक्टेड होता है। ये और बात है कि अगर वो 45 दिन में खुद स्टेप असाइड कर जाए किसी एग्रीमेंट के तहत तो वो बिल्कुल और बात है, लेकिन उसको आप प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। तो मामला ये नहीं है कि 45 दिन के लिए है या 45 महीनों के लिए है या 45 साल के लिए है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि देयर इज अ गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट। प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड हिज फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, जिसकी मेरे ख्याल में जो डायरेक्शन थी और जो वो उन्होंने स्टार्ट किया वो सही डायरेक्शन में किया, और मुझे ये लगा कि खास तौर पे उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए बहुत ज्यादा तमाम मिनिस्टर्स को उनके अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्होंने टारगेट्स दिए। अच्छा, अगर आपको याद हो PMLN की जब गवर्नमेंट आई थी 2013 में, उस वक्त कहा जाता था कि हर 3 महीने के बाद जो है कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी, असेसमेंट होगी कैबिनेट की, और अगर वो गलत काम करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर तब्दीलियां लाई जाएंगी। आपको याद है मैंने देखा बेटा प्लानिंग एंड डिवीजन की भी हुई थी, हाँ जी, वाटर एंड पावर की भी हुई थी, रेलवे की भी हुई थी, लेकिन उसके बाद शोर शराबा जो आ गया उसकी वजह से रुक गया और काबीना के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकी। तो मुझे तो ये लगता है कि दिस इज अ वेलकम चेंज कि उसके अंदर थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है, उसके अंदर कोई नए लोग आ गए और सारी चीजें चले। बस एक चीज के ऊपर मुझे शिकायत है और वो ये है कि मैंने उस दिन भी कहा था किसी और प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि जी मैं खवातीन को ज्यादा देखना चाहूंगा, लेकिन वो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, खवातीन की बात हो रही है तो मरीम औरंगजेब साहिबा के पास, क्योंकि पहले वो वज़ीर ममलकत रही हैं, इंफॉर्मेशन के लिए अगर इजाफी जो है वो चार्ज भी दिया, इंचार्ज बना दिया गया है। इंचार्ज किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? वज़ीर ममलकत और ये फेडरल मिनिस्टर की कोई बीच की चीज है कि इंचार्ज वज़ीर ममलकत? नहीं, शी फॉर ऑल जो है ना पर्पसेस शी इज द मिनिस्टर एंड शी शुड बी ट्रीटेड एज ठीक है। और दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह शी इज वेरी कॉम्पिटेंट आल्सो, वी नो ऑब्वियसली, तभी इस कैबिनेट में भी जो इनको इंचार्ज का एक इजाफी वो भी दिया गया। अच्छा, वजीर खारजा के हवाले से शुरू से नाकदीन की बात की जाए, अपोजिशन की बात की जाए, इवन हम भी बात करते हैं और बहुत लोग बात करते हैं कि वजीर खारजा का चार्ज जरूर किसी मिनिस्टर के पास होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब ने वो चार्ज अपने पास रखा था। खैर, अब वो कहे देर आए दुरुस्त आए, अब जो है वजीर खारजा जो है ख्वाजा आसिफ बन चुके हैं। बेहतर ना होता कि शुरू दिन से वही वजीर खारजा होते? जरा क्या अच्छा होता है कि आपके पास एक टाइम मशीन होती है, आज हम उसमें बैठते और वापस जाके तब्दीली करा देते। नहीं, देखें, माजी को माजी रहने। इस वक्त मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब का जो लॉजिक था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो ये था कि मियाँ साहब एक स्टेट्समैन है, ठीक है। अच्छा, उनका जो है एक वेट है जो वो कैरी करते हैं व्हेनेवर ही गोज एनीवेयर। मैंने आपको बताया 2-3 ऐसी मीटिंगें मैंने देखी हैं जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट उनको बिल्कुल ऐसे जो है ना मिल रहे होते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ कोई बहन या भाई हो ना। अच्छा, तो वो इस तरह से जो है ना बिल्कुल इकट्ठे बैठ के और बहुत सपोर्ट करके और बहुत ज्यादा बातें सुनना उनकी। फिर आपने टर्की के प्राइम मिनिस्टर का देखा कि बेटी की शादी हो रही है और इनको गवाहों में शामिल किया जा रहा है। तो शायद ये लगता था कि उस वक्त बेहतर था कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपने हाथ में रखना चाहते, उन्होंने रखा और उन्होंने इसको मैनेज किया। आज के दिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी 2 बातें मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। एक तो इज वेरी आर्टिकुलेट। अच्छा, दूसरा ये है कि जब वो बात करने पे आते हैं तो वो रुकते भी नहीं है, कर जाते हैं, बड़े अपने तरीके से करते हैं। तो अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह की बात करें, फिर मैंने उनको देखा है इंटरेक्ट करते हुए फॉरेन लीडर्स के साथ भी, तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एडिशन और उम्मीद ये की जा सकती है कि ही विल इंशाल्लाह। वज़ीर दाखिला इनके इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं, लेकिन पहले जो कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से?
सबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सबा बोलिए। मैंने ये पूछना था कि जो नई काबीना चेंज हुई है इसमें पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं वही उन्हीं की सारी रेगुलेशन चलेंगी या कुछ चेंज भी होगा, और आयशा गुलालाई वाले मामले पर क्या स्टेप लिया जाएगा? अच्छा, ये दो सवाल हैं, पहले और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड फरूख जवाब देना चाहिए। अच्छा जनाब, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनके पास फुल पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जारी बात है कि वो कंटिन्यूएशन है अपनी पार्टी की लीडरशिप के, जो प्रीमियरशिप के जो नॉमिनी थे पहले थे और अब हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी का नाम के अंदर ही नवाज आता है, तो मेरे ख्याल में इसलिए जो आप देखेंगे पॉलिसी जो है वो कंसल्टेशन के साथ बनेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है अपने, अगर कोई समझता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एब्सेंशिया में किसी के रीजेंट के तौर पे काम करेंगे तो ये तो नहीं होना ना। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो कैसे काम करेगा। यूसुफ रजा गिलानी वाली एग्जाम्पल देख लीजिए कि उस वक्त जरदारी साहब का इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो था उसके बारे में तो जरदारी साहब भी कह देते थे कि मेरी बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल ठीक है। और इन प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्योंकि आज उनका भी बड़ा अच्छा कैबिनेट मीटिंग में ही बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो दरवाजे हैं वो 24 आवर्स सारे मिनिस्टर्स के लिए, सबके लिए इनफैक्ट खुले हैं। कोई एमएनए को भी कोई मुझसे बात करनी है तो डायरेक्टली आ सकता है, अनलेस अंटिल में किसी मीटिंग में होंगे तो एक अलग बात है, अदरवाइज किसी को परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। खैर इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे से बात करें तो साज आपके वाले से आपने भी विशेष का इजहार किया। मैं ख्याल में तमाम लोग ही चाहते थे कि वो अपना पोर्टफोलियो खुद ही संभालें। 4 साल में उन्होंने काफी काम किया वज़ारत दाखिला में, लेकिन खैर उन्हें पहले ही इंडिया दे दिया था कि वो इस पूरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज भी रवास में उन्होंने जलसा किया और जलसे में उन्होंने कहा है कि मैं वजह बताऊंगा 2-3 रोज के अंदर कि मैं क्यों इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बना हूं। एहसन इकबाल साहब को उनका कलमदान सौंप दिया गया, लेकिन किस तरह से फील रहा है क्योंकि इतनी सीनियर रहे वो पीएमएलएन की और वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए। अगर आपको याद हो ना जिस वक्त ये सारी बातें हो रही थी तो मैंने तो कहा था कि जी उनको अगर पसंद है फॉरेन मिनिस्ट्री तो उनको फॉरेन मिनिस्ट्री देनी चाहिए। पर कहा है कि कहा गया लेकिन उनके बारे में, हाँ जी मुझे पता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनका पहले भी ये था कि मैं किसी जूनियर मिनिस्टर के साथ या जूनियर यंग प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है ये जूनियर प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं काम करना चाहूँगा। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो ये उनका इस्तेहकाक है, हुकूमत का इस्तेहकाक है, उनकी पार्टी का इस्तेहकाक है। आप और मैं दरमियान में बातें करते रहे, और आप जिस तरह से एक एक करके मुझे ये सारे कैबिनेट आइटम्स या तमाम कैबिनेट पोर्टफोलियोज या कलमदान सुना रही हैं तो मुझे वो एक फिल्म याद आती है कि जिसके अंदर वो बंदूक की शॉप पे ठहरा होता है और एक एक करके दुकान के मालिक को वेपन दिखा के कह रहा था ये कैसी है, वो कहता है वेरी नाइस, फिर वो दूसरे लेके आता है कहता है वेरी नाइस, तीसरे लेके आता है कहता है वेरी नाइस। तो अब मैं तो मेरे ख्याल में यही करूंगा भाई, मेरी तो यादल्ला है सबसे। मैं ये कहूँगा नहीं बड़ी बड़ी कमाल कर रही है। साथ में आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि किस खैर मैं फिर एक और मिनिस्टर की तरफ जाने लगी हूँ, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब। आपको पता है पहले भी वो एक बयान की वजह से जो है वो जिस तरह से उनके साथ हुआ और अब फिर दोबारा से उसी मिनिस्ट्री में वापस आ गए, कैबिनेट में वापस आ गए। लेकिन आज का एक और बयान बड़ा मजेदार था, लेकिन वो मुझे जरा समझ नहीं आया क्योंकि प्राइवेट चैनल किसी और तरह से चला रहा था। तो मैंने कहा फरूख से पूछूंगी, उन्होंने कहा टार्जन की वापसी हो गई है। तो वो टार्जन अपने आप को कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आई। ठीक है मजाक में कह रहे होंगे, लेकिन टार्जन किसी और जंगल में है, पुराने जंगल में नहीं है। ओके। उसकी वजह ये है कि जिस काबीना से वो गए थे उस वक्त ग्राउंड रियलिटीज और अब वो जिस कैबिनेट में आए हैं वो जो है उसकी ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब थे और उस वक्त जो है अवाम के मैंडेट को किसी ने डिस्प्लेस करने की कोशिश नहीं की थी। अब जो है क्योंकि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया और डेमोक्रेटिक मीन से नहीं हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हटाया गया होगा, लेकिन क्योंकि उस तरह से नहीं हटाया गया तो मेरे ख्याल में अब मैं हुकूमत की एक एक चीज के ऊपर कोई बल नहीं करूंगा। सही। लास्ट क्वेश्चन है और फिर उसके बाद डेफिनेटली हम सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन से पहले कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं वहीद बात कर रहा हूँ कराची से। मैंने भट्ट साहब से बात करनी थी। जनाब भट्ट साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपका प्रोग्राम बड़े अच्छे से देख रहा हूँ, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी बात सुनने तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जरूर जी, हुक्म कीजिए। सर ये सागदार साहब को पहले तो मुबारक देता हूँ कि उनको नई जिंदगी मिली है, दोबारा फिर वो वज़ारत खजाना में आ गए हैं। उनको चाहिए कि ये पाकिस्तान स्टील के मुलाजिम जो बेचारे इनकी तनख्वाहें 4 महीने से रुकी हुई है और स्टील मिल बंद हो चुकी है, और स्टील मिल के मुलाजिमों को एक आज़ादी छुट्टी भी दे दी गई, जुमे की छुट्टी भी दे दी गई है, ताकि ये लोग इतने बेचारे मजबूर हो गए हैं कि वो
جی جی اچھا اسٹیل ملز کے کچھ کہہ رہے ہیں چیزیں تو ہاں جی، لیکن باہر کیف پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں کاٹا بھائی، آپ کی آواز میرے خیال میں کارڈ یا جہاں سے کال کر رہے تھے وہ کٹ گیا، لیکن آپ کی بات سر آنکھوں پہ میرے خیال میں آئی ایم شیور کہ ان تک یہ آواز ضرور پہنچے گی. اور اسٹیل ملز کا معاملہ جو ہے وہ بہت عرصے سے اس پہ بڑے پرابلمز ہیں. مجھے پتا ہے کہ پہلے جو ہے نا اوور اسٹافنگ ہو گئی، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن تھی اس سے مینیج نہیں ہو پایا. باہر کیفی ان پہ چھوڑتے ہیں، اگر کچھ عرصے تک نہ ہوا تو پھر یاد دلا دیجیے گا. شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محمد اسحاقیانی بات کر رہا ہوں منڈی بادین سے. جی صاحب بولیے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی. حکم کیجیے. میم جی اس میں زیادہ جو کیبنٹ بنا دی گئی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا کم ہوتی، ذرا اچھے پروسیس سے کام ہو جاتا. اچھا کم ہوتی تو جلدی کام ہو جاتا. اچھا پہلے رہتے رہتے وزیر خارجہ بنا دیا اب کہتے ہیں. جی ہاں جی، بات یہ ہے کہ کابینہ کے اندر نشستیں طے ہیں، آپ کے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس طے ہیں. اگر آپ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک منسٹر نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منسٹر 3 دن کام کرے گا اس کے اندر، یعنی کہ ایک انسان تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے ہی کام کر سکتا ہے نا، 14 گھنٹے کر لے گا، 16 گھنٹے کر لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا ہے نا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنے ٹائم کو راشننگ کرنی پڑے گی. یہ تو آپ الٹا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چیزوں کو جو ہے نا کم رکھ کے لمبا لٹکانے والی بات ہو جاتی ہے، تو وہ کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے میرے خیال میں. کانسٹیٹیوشن آپ کو 1+50 جو ہے وہ منسٹریاں قائم کرنے کا یا منسٹر بنانے کی اجازت دیتا ہے، اور وہی اس سے کم نمبر پہ کیا گیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جب پی ٹی آئی والے بھی بہت سارے اینکر صاحبان کو بائی ڈیفالٹ آج کل جو ہے میں پی ٹی آئی والا سمجھتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے جو کل اور پرسوں انہوں نے کیا تو اس کے بعد تو میں یہی سمجھتا ہوں. تو ان میں سے بہت سارے حضرات جو ہے وہ پھر یہ کہتے ہیں او جی دیکھو کیسی حکومت ہے، عوام غربت میں ہے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے اتنے نشستیں کر رہی ہے. بھائی جب آپ کی حکومت آئے گی نا اس کے بعد 450 کے بھی اگر آپ نے کیبنٹ بنائی نا تو آپ واہ کر رہے ہوں گے. تو اپنے اور ہم لوگ پھر بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 49 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے. پیپلز پارٹی کا زمانہ بھی یاد ہوگا آپ کو، جس کے اندر کابینہ کے بارے میں یہ لطیفہ بنایا جاتا تھا کہ اگر کسی ہرکارے کو ٹیبل کے ایک کونے سے دوسرے پہ جانا ہوتا تھا تو سائیکل کے ذریعے جاتے تھے. تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں جو ہے اگر آپ نے جب سوچ لی ہے، سن لی ہے، تو اس کے بعد 43 از ناٹ اے بیڈ نمبر. دیکھو دیکھیے لاسٹ کوشچن کرتے ہیں، سیکنڈ ٹاپک سے ہم بڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا ذرا آگے لاسٹ کوشچن نہیں کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ طلال چودھری صاحب، جعفر اقبال صاحب، اس کے ساتھ ساتھ محسن راجہ صاحب، یہ نئے چہرے جو ہیں نظر آئے. ایک اور نئے چہرے کے بارے میں کہا جا رہا تھا لیکن وہ شاید کوئی کیا وجہ ہوئی ہے، دانیال عزیز صاحب کے بارے سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بھی حلف اٹھانا تھا لیکن کوئی وجہ ہو گئی کہ نہیں اٹھا پائے. اچھا، جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اسپیکولیشن ہے. جب تک دانیال صاحب ہمارے سامنے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ نہیں کہتے تو ہم کیا کہیں گے. سیکنڈ ٹاپک جانے بڑھتے ہیں. ناظرین، قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے ایم این اے عائشہ گلالئی کے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پر جو الزامات لگائے گئے تھے اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنانے کا جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی جو کہ بنائی جائے گی، جو کہ 1 ماہ کے اندر پورے کے پورے ان تمام الزامات کا جائزہ لے گی اور ان کیمرہ ہوگی یہ جتنی بھی کارروائی ہوگی، اور اس میں پتہ چلے گا کہ جو بھی عائشہ گلالئی صاحبہ نے الزامات لگائے عمران خان صاحب پہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو ایم این اے عارفہ خالد صاحبہ نے آج یہ قرارداد پیش کی تھی اور اس قرارداد کو جو ہے میجورٹی سے منظور بھی کر لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ بار بار ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اور ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ایم پی اے کی جانب سے بھی یہ بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ عائشہ گلالئی کے گھر کو مسمار کر دیں گے، ان کا راستہ بند کر دیں گے، ان کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل کر دیں گے. تو اس کے حوالے سے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تحفظ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا عائشہ گلالئی صاحبہ کو، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جتنی بھی سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنا سکیں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. طواف کعبہ ایک عظیم سعادت. عازمین حج دوران طواف اجرت و افراتفری سے گریز اور دھکم پیل سے اجتناب کریں.
औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल करें और याद रखें कि हजर अस्वद को बोसा दूर से इशारे के जरिए भी जायज और शरई अमल है। ऐ शहीदे वतन, ये तुम्हारा अर्ज़े पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न डगमगाए तुम्हारे कदम। ऐ शहीदे वतन, मुश्किलों से बचाने अपना चमन, तुम ही हाजिर रहे सर पे बांधे कफन। ऐ शहीदे वतन, दुश्मनाने वतन को मिटाने के तेरे इरादों को सलाम। तेरा एहसान मंद है हर शख्स, हर फर्द, ये अवाम। खादिमे पंजाब की खुसूसी हिदायत पर लवाहिकीन की फलाह बहबूद के खुसूसी पैकेज पर अमल किया जा रहा है। शुहदाए वतन को सलाम, शुहदाए पंजाब पुलिस को सलाम। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आयशा गुल अलई साहिबा के इल्जामात के हवाले से, जो कि हम अब मुख्तलिफ चैनल से भी सुनते हैं और इसके साथ साथ इस बात भी सुनते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इसी हवाले से जो है आज कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की है। करारदाद जो है MNA आरफा खालिद साहिबा ने पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि आयशा गुल अलई ने जो इल्जामात लगाए इमरान खान साहब के हवाले से, इस हवाले से जो है कमेटी तश्कील देनी चाहिए और इसीलिए स्पीकर एयाज सादिक साहब ने कमेटी का जो है वो मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी कमेटी है जो कि तहकीकात करेगी और इन कैमरा तहकीकात होगी ताकि जितना सच है या झूठ है वो सामने आ सके। इसके साथ उस तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हम बात कर रहे थे क्योंकि काफी थ्रेट्स हैं इस वक्त आयशा गुल अलई साहिबा को, तो उन थ्रेट्स के हवाले से जो है आयशा गुल अलई साहिबा को जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है और कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से कि उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी कह दिया है कि वो आयशा गुल अलई साहिबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इस हवाले से बात करेंगे। किस कदर अहम है ये कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है? शुक्र है पार्लियामेंट का भी हम रोल देख रहे हैं, किसी चीज में तो एटलीस्ट नजर आता है, वरना हम देखते हैं या तो JIT बनती है या सोमोटो जो है एक्शन लिया जाता है या कुछ और चीजें की जाती हैं। तो पार्लियामेंट बड़ा कमजोर हमें नजर आता है, लेकिन शुक्र है कि पहली बार पार्लियामेंट आगे बढ़ा और कहेंगे नहीं हमारा मसला है, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है और उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह क्या सच है क्या झूठ है उस कमेटी में सामने नजर आ जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट है ये? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, ये टॉपिक आपने बहुत उम्दा रखा। मेरे ख्याल में एक तो सलाम करना चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये कमेटी बनाने की बात की और खास तौर पे फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब ये खास तौर पे कहा कि इन कैमरा होगी। मामला ये काश कि ये बात बिल्कुल ही जब स्टार्ट में हुई तो उस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी और ये मामला इसी तरह से चल रहे थे। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना ओथ ले रहे थे और इधर टेलीविजन के ऊपर ये खबर चल रही थी, इलेक्शन चल रहा था और ये खबर चल रही थी। तो उस वक्त शायद इस तरह का रिएक्शन जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती थी। दोनों MNAs हैं, इमरान खान साहब भी और गुल अलई साहिबा भी, तो ज़ाहिर बात है कि उनका इस्तेहकाक भी है। एक इस्तेहकाक के मामले के ऊपर मुझे समझ आता है कि पार्लियामेंट को इन तमाम चीज़ों के ऊपर नोटिस लेना था, उसके ऊपर नोटिस लिया, लेकिन परली साइड पे आप भूल जाते हैं कि कौन है। मैं ना मानूं वाली जो गद्दान है वो लगातार चले जा रहे हैं। देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा वाक़या भी होता है, ये छोटा वाक़या नहीं लेकिन एक छोटा सा भी वाक़या होता है ना, हम पूरी कौम के अंदर हमारी जो ख़वातीन के खिलाफ बाइसेस हैं, जिस तरह से नेचर हमारी है, खुल के सामने आ जाता है। इस वक्त भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ है कि वो मर्दों की सोसाइटी ने जो बदबूदार तरीके से रिएक्ट किया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर गालियाँ आती रही, धमकियाँ आती रहेगी। आपने उसका एक रेफरेंस भी दिया। तो मुझे ये बात, इस बात की खुशी जरूर है कि पार्लियामेंट इसका नोटिस ले रहा है और कम से कम इससे पहले मुझे ये लग रहा था कि गुल अलई जो है ना ऐसी बातें करती रह जाएंगी। पहले भी मैंने कंदील बलोच के बारे में कहा था, हालांकि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, एक मॉडल थी, ये लॉ मेकर है, लेकिन कंदील बलोच रोजाना टेलीविजन पे आके आपको हौका भरती थी और आवाज लगाती थी कि मुझे कोई कत्ल कर देगा। एंड में भाई ने ही कत्ल कर दिया और वो आपके सामने सारी की सारी चीजें। हाँ आप जरूर करें, लेकिन मेरी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, फिर यहीं से रिज्यूम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मोहम्मद तारिक बात कर रहा हूँ। जी तारिक बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है इसको तहकीक करने के लिए, अच्छा जो इल्जामात हैं, तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्लिमानी कमेटी की हक़ाइक़ तक पहुँचना आसान है या जुडिशल इंक्वायरी हो जाती तो ज्यादा आसान था? ठीक, बिल्कुल सही है। कॉल करने के लिए कॉल कर रहे हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
نہیں ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک جناب کی زیادہ ٹھیک ہے, جوڈیشری زیادہ ضروری. اگر آپ تھوڑا سا جو ہے یہ ٹرسٹ کر سکے ہمارے پیس کو تو میں اس بات پہ آ رہا ہوں, اور وہ میں بات کو وضاحت بھی کر دوں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سائڈ پہ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا کام کچھ کیا ہے, اس خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر اٹھایا. مجھے لگتا ہے کہ پرماننٹ طور پہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کمیٹی, کیونکہ ابھی تک ہمیں ٹی آرس کا نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ممبران کیا ہوں گے, کس طرح کنسٹیٹیوٹ ہوگا, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو میں نہ مانوں کی خاص طور پہ آئی اس شخصیت کی طرف سے جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی بندہ جن کے ساتھ آپ نے ساری عمر ویلیوز شیئر کی ہیں اور وہ لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی یا پوزیشن کی وجہ سے اپنی پوزیشن یا اپنی ویلیو سے دور ہو گیا تو بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن باہر کیا ٹی آرز ابھی تک طے نہیں ہوئے, باقی چیزیں نہیں ہوئی, تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سے کوآپریٹ کریں گے نہیں کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے نا, یا اسپیشل کمیٹیز ہوتی ہے, ان کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی. یاد کریں کہ جب جوڈیشری کے بارے میں بات ہوتی تھی تو ہم یہی کہتے تھے, چاہے پیناما ہو چاہے کچھ اور ہو, کہ ان کے پاس اپنے ٹول تو موجود نہیں ہے. دے ول ہیو ٹو ایکچولی الیکشن کے ریفارم کے الیکشن کی انویسٹیگیشن والی بات پہ بھی کہ جی ان کے پاس وہ ایکسپرٹس تو ہے نہیں جو جا کے چیزوں کو کریک اوپن کریں اور جا کے انویسٹیگیشن لے کر آئیں. تو دے نیڈ سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. فورینزک ایکسپرٹس کہاں سے لائیں گے آپ؟ اچھا, فورینزک ایکسپرٹس کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ پہ مثال کے طور پہ ایک نمبر سے آیا ہے, اب میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کا نمبر ہے, آپ کہتی ہے میرے پاس تو یہ نمبر نہیں ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا بیک اینڈ سے سپورٹ بھی آپ کو چاہیے, اور 10 چیزیں جن کو چاہیے آپ نے اکٹھا کرنا ہے. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں نا, تو اس کے اندر سکم ہے, تھوڑی سی ویکنس ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہراسمنٹ کا لا بھی ہے, ٹھیک ہے, اینٹی ہراسمنٹ, تو معاملہ اینڈ میں ادھر جانا ہے. لیکن پارلیمنٹ اگر اس کے اندر کچھ بچا کر سکتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہو. دیکھو ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں, اور پھر تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس حوالے سے اس کو بھی شیئر کریں گے اس پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد نوید بات کر رہا ہوں, منڈی بہاؤدین. جی نوید صاحب بولیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ روز آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل, کوئی نہ کوئی نیا سیاسی جو ہے وہ مطلب سامنے آ جاتا ہے, تو ہماری پروگرس جو ہے اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو میرا یہ سوال بھی ہے کہ ایک عام ٹیلی ویژن پرائیویٹ چینل جو ہے اس کے ایک اینکر کو میسیجز دکھا دیے گئے ہیں, تو وہ پوری عوام کو کیوں نہیں دکھائے گئے میسیجز, تاکہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ جلدی حل ہو جائے اور مطلب ہم آگے پروگرس کی جانب بڑھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بڑا بار بار کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جی باقی چینلس کی جانب سے, ایک چینل کو دکھا دیے گئے ہیں, ایک اینکر کو دکھا دیے گئے, تو باقی اینکرس کو اپنی سکھ کی بھی لگ رہی ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں دکھایا گیا. جس اینکر کو دکھائے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اینکر کو دونوں سائڈوں سے ٹرسٹ کرتے تھے لوگ. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب ان کو بہت ٹرسٹ کرتے, دوسری سائڈ پہ جو خاتون ہے ظاہر بات ہے انہوں نے بھی کمفرٹیبل فیل کیا, اور پھر ان کی ساکھ بھی ہے, تو پھر دکھانے میں کیا مسئلہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے میرے ران پہ کوئی زخم آ جائے, کسی نے چھرا گھونٹ دیا, کیا ہم سارے چوک میں جا کے اس کو مشتہر کرتے پھر رہیں گے, یا ایکسپرٹ کے پاس جا کے وہ جو ہے نا دکھائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ہر وقت جو ہے نا آپ یہ یہاں سے کھول کے دکھاؤ بھائی یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. ہمیں تھوڑا سا کچھ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم کس معاشرے میں ہیں اور ہم کیا بات کر رہے ہیں. ایک عورت اگر وہ آپ کے سامنے ایک معاملہ لے کر آئی ہے تو اب وہ ثبوت آپ کو دیتی پھر ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر کہیں کوئی باڈی ہوگی, اس باڈی کے سامنے جب وہ جائے گی تو وہ وہاں پہ اپنا پروف دے دے گی. میرے خیال میں صرف اور صرف اینکر صاحب کو بھی اس لیے دکھائے گئے کہ ہم صحافی لوگ جو ہے, ورنہ ادر وائز جو ہے کسی طرح سے اس خاتون کو لنچ ہی کر چکے ہوتے. پہلے دن کے جو انٹرویوز تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, جس طرح سے وہ کیا گیا. کل بھی میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ہمارے ساتھی دوست ان کی سپورٹ میں بات کر رہے تھے. اقربا پروری تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی, ہماری برادری, ہماری فیملی کے اندر اگر کوئی کچھ بھی کرے ہم اس کا ذکر نہ کریں, لیکن اگر وہ کسی اور کے ہو تو ہم اس کے گھر کو ڈالنا شروع کر دیں. تو اگر یہ ہم نے اسٹینڈرڈ رکھنا ہے تو ضرور رکھو بھائی, لیکن ادروائز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کرائسس ہو گیا. اچھا باقی جتنے کرائسس ہو گئے 4 مہینے کے دھرنے کے اوپر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا ملک کے اندر جو ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے, لاک ڈاؤن کرنے چلے اسلام آباد کو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب کے بارے میں اگر ایک سوال بھی آ گیا تو اب جو ہے نا پاکستان آسمان گرنا شروع ہو گیا, زمین پھٹنا شروع ہوگی. کوئی تھوڑا سا میانہ روی لے کر آئے. اب احساس کریں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ سانجھی ہوتی ہیں,
अगर आपके घर में कोई है, मेरे घर में कोई है, तो हम सारों ने उसका दिफा करना है। और अगर किसी ने कुछ कह दिया है, अगर उसके अंदर बाद में कहीं झोल भी नजर आ रहा होगा, तो किसी सिस्टम के तहत तय करो ना। टेलीविजन पे पंचायतें लगाओगे, टेलीफोन के ऊपर जो है ना तबसरे करके फैसले दोगे, तो फिर तो यही कुछ होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैडम फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। जी फैसल बोलिए। अच्छा, मेरे जहन में थोड़ा ना डाउट आ रहा था, मैं आपको शेयर करना चाह रहा था इस सियासत के हवाले से। लेकिन आपको याद होगा आयशा गुललाई जो है वो काफी पीपल्स पार्टी की तारीफें करती थी, कहती थी कि बेनजीर ने मुझे अपनी बेटी चाहिए। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आई, PTI उन्होंने ज्वाइन की। क्या पीपल्स पार्टी में PTI और नून लीग की जो लड़ाई है उसको देखते हुए चलती के तेल का काम तो नहीं किया उन्होंने? तो ये इशू, ये मुद्दा खड़ा कर दिया इन्होंने पार्टी ने। चले, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका जवाब दे दूं। क्या आज से चंद साल पहले, 2013 की बात कर रहे थे ना मेरे ख्याल में, 4 साल पहले पीपल्स पार्टी ने जाके वो टेक्स्ट मैसेजेस इमरान खान के मोबाइल से इनको भेजे होंगे कि ताकि जो है ना उसका असर हो जाए। यार देखें, खुदा के मैं इसलिए कहता हूँ, पता है क्या, मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या चीज़ ड्राइव करती है। मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, मैंने अपने जो है ना चादर देख के पाँव फैलाया है, उससे ज़्यादा नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा जब सोचता हूँ ना, मेरी 2 बेटी है, मैं उनका चेहरा देख के सोचता हूँ कि कल को वो किसी जगह पे हो तो उनको ये पता हो कि उनके बाप ने दूसरों की बेटियों के लिए भी आवाज़ उठाई थी और उनके साथ खड़ा होने की कोशिश की। अगर किसी के बारे में कोई मसला है, उस खातून ने कहा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लो ना भाई, क्या मसला होता है। मियां साहब के वक्त जो है गले फाड़ फाड़ के सारे कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कमाल की बात है, उस वक्त तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ना खुद एहतसाबी याद आ रही थी। आज वही लोग कहते चुप, खत्म करो, छोड़ो जी, मिट्टी पाओ, आगे चलो। क्या बात है, खवातीन के लिए ये कंप्रोमाइज करोगे? इमरान खान साहब को सजा ना दो अगर उन्होंने कुछ किया भी है, जो कुछ हो, लेकिन कम अज कम उस खातून को तो ज़हनी मरीजा मत बनाओ ना, जिसने इतनी थोड़ी सी करेज ली है कि उसने आके बताया कि मेरे साथ क्या एटीट्यूड। बिल्कुल ठीक है, ये जिस तरह अभी आपने बात की, श्री मजारी साहिबा कह रही हैं कि जी कोई जरूरत नहीं तहकीकात की, तहकीकात होनी नहीं चाहिए, और अगर तहकीकात होनी ही है तो पहले ख्वाजा आसिफ साहब की होनी चाहिए जो मेरे बारे में उन्होंने क्या बात की। इस तरह की चीजें जी हो रही हैं। हाँ जी, एक मुझे आज तक जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया था, ठीक है, मैंने आपको भी बताया, यू नो इट। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड पे हमने तो उस वक्त भी कहा था कि यार नहीं होना चाहिए ना, उसकी कोई वो करो, ऐसी बात नहीं करनी। ये शुरू करते ना कमेटी के बारे में, ये जाते दूसरी साइड पे अच्छा, मेरी जो है ना उंगली के ऊपर जोर आया तो तुम्हारी गर्दन जानी चाहिए। तुम्हारी गर्दन कोई काट गया है तो फिर मेरी उंगली को ना देखना। अगर ये इस तरह के स्टैंडर्ड आपने रखने हैं, जरूर रखें। मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह आप पे रहम करे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ वो ये कह रहे कि आयशा गुलालई की, जिस तरह भी कॉलर ने भी सवाल किया कि वो कह रहे हैं कि आयशा गुलालई की आड़ में जो है ये इनफैक्ट इमरान खान साहब का ब्लैक बेरी मांग रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि धरने के दिनों में किस तरह की बातें करते रहते थे इमरान खान साहब और किस तरह से वो करते रहते। इट मीन ये PTI का है, मतलब किसी और को PTI खुद इस तरह के बयान दे रही। इट मीन के कुछ ना कुछ धरने के दिनों में फिशी था जिसकी वजह से भी लोग डर रहे हैं। उस जमाने में कहा था ना इनके मैसेजेस ब्लैकबेरी में, लेकिन मैं कह रहे कि पार्लिमानी कमेटी जो है ये तो बिल्कुल किसी तरह से भी गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि जानिबदार कमेटी बनाई जा रही है, तो ये तो जरूर फैसला हमारे खिलाफ दे। इस तरह की सारी चीजें फरोख सामने नजर आ रही है, वो भी PTI की जानिब से। वही वाली बात है, बड़े से बड़ा इल्जाम लगा दे नून लीग पे, छोटे से छोटा इल्जाम लगा दे नून लीग पे, लेकिन नून लीग को बार बार जवाब देना है। इमरान खान साहब के वाले से कोई बात नहीं करती। याद है जब JIT के ऊपर हुकूमत बात करती थी, इमरान खान साहब क्या कहना शुरू हो गए थे, बाकी लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया था। अब ये है कि मुद्दई भी मेरा होगा, गवाह भी मेरा होगा और जज भी मेरा होगा, तो फिर बात होगी है। नहीं, इस तरह तो नहीं है, या तो मेरी पसंद का काम हो वरना कुछ नहीं हो सकता। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। अच्छा, ये जो बात है ना ब्लैकबेरी वाली, इसका तो सिंपल है। आपने उस दिन भी पूछा था, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को या किसी की ब्लैकबेरी छीनने का या पब्लिक करने का मुझे कोई शौक नहीं। आई बिलीव कि उनकी प्राइवेसी भी उतनी मुकद्दस है जितनी गुललाई साहिबा की, आपकी है, या मेरे जो है प्राइवेसी जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई फोरम जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन होती है, कानून के तहत होती है, वो डिमांड करता है, तो कम से कम आप उसके काउंटर करने के लिए तो दिखा सकते हैं ना, फोरेंसिक्स के लिए। यार ये तो मेरा नंबर नहीं है, इससे तो इस पिन नंबर से तो मैंने मैसेज नहीं किया। ये तमाम चीजें कितना मुश्किल है।
जहाँ तक बात कर रही हैं आप कि जी वो उस जमाने का, भैया मुझे एक बात पता है, अगर किसी ने कोई साजिश की हो और अगर किसी ने साजिशी मैसेजेस रिसीव किए होंगे तो क्या ब्लैकबेरी के अंदर सेव करके रखे? बिल्कुल ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, फिर थर्ड टॉपिक जाने बढ़ते हैं। नईमुल हक साहब, मतलब वही वाली बात है कि सर कभी हम डिस्कस भी कर रहे थे इस हवाले से, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, पहले ब्रेक पे जाएंगे ना, जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे नईमुल हक के ट्वीट के हवाले से, जो पहले उन्होंने खुद किया और बाद में उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कभी बनके मुहाफिज, कभी उम्मीद का दिया, तूने हर साथ निभाया, तेरा दिल से शुक्रिया। तू खतरों के मैदान में भी सबसे आगे है रहा, कोई मोल नहीं उस खिदमत का जो तूने कर दिया। भूल के घर बार अपना हर पहलगार, अपना फर्ज निभाने यार अपना निकले घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे हीरो, हमारे रखवाले, सलाम तेरे जज्बे को है पुलिस वाले। कहता हूँ आज तुझसे वर्दी की लाज तुझसे, तुझको सौंप दी ना जाने कितनी जिम्मेदारियां, फिर भी तू डट के खड़ा, कितनी हिम्मत से खड़ा, चाहे नजर ना आए दुनिया को तेरी कुर्बानियां। हमारे दोस्त, हमारे हीरो, हमारे रखवाले, है सलाम तेरे जज्बे को है पुलिस वाले। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है आयशा गोला-लईक के इल्जामात के हवाले से, और आपको पता होगा कि जब से भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं या इंटरव्यूज दिए हैं, तो उसके बाद ट्विटर की अगर बात की जाए या कुछ ऐसे एमपीएस भी हैं पीटीआई के, और पीटीआई का मीडिया सेल और पीटीआई के बहुत सारे लोग जिन्होंने धमकी दी, थ्रेट्स दी, जिनमें खातून कारकुनान भी हैं पीटीआई की, जिन्होंने आयशा गोला-लईक को जो है धमकी दी है, थ्रेट्स दी हैं, उनके घर मसमार करने के वाले से बात की है, उनका रास्ता रोकने के वाले से बात की है। और इसके साथ साथ आयशा गोला-लईक ने कहा है कि मैं तमाम के तमाम जितने भी हमले उनका जो है मुकाबला करूंगी, लेकिन अपनी बात पर अब भी कायम हूं। और इसी हवाले से क्योंकि वो एमएनए भी हैं और कौमी असेंबली में भी इस हवाले से बात हुई, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अश्योरेंस दी है। आईटी इस्लामाबाद से भी कहा है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और इसके साथ साथ जो है, क्योंकि उससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले नईमुल हक साहब के हवाले से बात करते, नईमुल हक साहब ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें लगभग उन्होंने यही कहा कि जो आयशा गोला-लईक कह रही हैं वो ठीक ही कह रही है, शादी की पेशकश के हवाले से था। लेकिन कुछ देर बाद नईमुल हक साहब को एहसास होता है कि जो मैं कह गया हूँ वो तो इतराफी बयान था। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि जी वो जो ट्वीट था वो या मेरा अकाउंट था वो हैक कर लिया गया है। इसमें कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, क्या लगता है फरूक, क्या हुआ? उन्होंने कहा, हाँ शफकत साहब ने कहा कि उनका जो अकाउंट है वो हैक हो गया। अच्छा, लेकिन कि मेरी उनसे बात हुई है तो वो जो है ना, मुझे नहीं पता कि ये इनका नईम साहब का जो है सिर्फ अकाउंट हैक हुआ है, उनका मोबाइल हैक हुआ है या वो खुद हैक हो गए, लेकिन बाहर क्या जो है ना कुछ हुआ है। देखें, कल रात को, ये आज दिन की नहीं बात, कल रात की है,
कल रात को नईमुल हक साहब के अकाउंट से ट्वीट ये हुआ कि जी अगर मैंने शादी का रिश्ते वो कर दिया, शादी के रिश्ते का जो है ना भेज दिया, ये प्रपोजल दे दिया, तो अब माफी मांगू। एक तो होता है ना कि जी हाँ जी मैं कर लो जड़ा करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे कोई 2-4 ट्विटर के दोस्त हैं, उनमें से किसी ने उठाया और उसको कोट करके, जो होता है ना कोट करने वाला, कोट करके कहा कि लो जी पहला जो है ना वो एतराफी बयान तो आ गया। अच्छा, उसके बाद भी वो रुके नहीं, काफी देर तक ये चलता रहा, कई घंटे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक विर्क साहब हैं जो कि पीटीआई का सोशल मीडिया विंग चलाते हैं, और जितने भी आपको मुझे कहीं पे कोई गालियां ट्विटर पे पड़ जाएं तो वो इनकी मेहरबानी ज्यादा होती है, ठीक है। बार कैफ जो है ना वो फरहान खान विर्क की जो है ना ट्विटर अकाउंट से ये बार बार आना शुरू हो गया कि भाई तुमने क्या किया, हमारे इतने जो है ना दिनों की मेहनत को तुमने जाया कर दिया। अच्छा, थोड़ी देर बाद उसके बाद एक और बात हुई, देखा चलो पैसे इकट्ठे करते हैं कि कोई बंदा जाए और जाके नईमुल हक के हाथ से मोबाइल ले ले, ठीक है ना। अच्छा, और उसके अंदर और फिर ये लिखा हुआ था कि हम दुआ कर सकते हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया हो ताकि जो है ना ये उनके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हो। करते करते फिर ये आया कि 9 लाख इतने इकट्ठे हो गए, इतने हजार रुपए, और हम 15 लाख तक जाना चाहते हैं, और बाहर के एंड में कहा कि हो गए। तो अब खुदा के लिए कोई जाए उनका मोबाइल छीन रहा है, उनकी बैटरी सड़े, उनका पता नहीं क्या हो। अच्छा, उसके बाद इनका एक और ट्वीट आ गई, उसके अंदर था कि जी नहीं शादी का प्रपोजल मैंने कोई नहीं भेजा। अच्छा। लेकिन वो जो पता नहीं आसमा शिराजी का मैंने प्रोग्राम नहीं देखा, उसके अंदर शायद बात की थी कि जी डिस्कशन हुआ था, रिश्ता नहीं भेजा था, तो जी वो डिस्कशन हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है ये जब स्पेकुलेशन सारी चलती रही और जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के वो सारे के सारा इस तरह मलामत करते रहे, तो एंड में शफकत साहब की ट्वीट उनका मैसेज आ जाता है कि मेरी बात हुई उनसे, उनका अकाउंट हैक हो ही गया। हाँ, तो बड़ी दुआओं के बाद शायद हैक हो गया। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं बैठा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि जो नईम साहब है उनके बारे में मशहूर है कि जब वो ट्वीट करते हैं तो सोचते नहीं हैं, और जब वो सच नहीं झूठ भी बहुत बोल जाते होंगे। 35 पंक्चर का भी कहानी इन्होंने शुरू कराई थी, बाकियों ने तो इनके कान भर रहे थे, इन्होंने 5 सेकंड के अंदर ठा कर दिए। अच्छा, अब वो तमाम चीजों के अंदर पता क्या होता है, मामला ये है कि ये जो पीटीआई का एटीट्यूड है, इमरान खान साहब की मैं कहता हूँ ना नेचर चेंज कर रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह इस तरह की खर्चे। उनके बारे में तो मुझे याद है हम इकट्ठे एक ही चैनल के अंदर प्रोग्राम्स करते थे, तो वो इसी तरह के वर्ल्ड व्यू रखते थे, जमहूरियत बुरी चीज होती है और पता नहीं ये अच्छी चीज होती है और वो होता है। तो अब इस तरह की कंपनी के अंदर रहेंगे तो फिर ये बातें होती रहेंगी। मामला ये है कि शुक्र है कि आज के दिन जब शफकत साहब सामने आए तो उनके साथ ये तो इस्तीफा नहीं थे, वरना मैं कंपैरिजन देख के हैरान होता था कि मैं एक बंदे की बहुत इज्जत करता हूँ, दूसरे की नहीं कर पाता हूँ, तो ये कैसे इकट्ठे। लेकिन आपने अभी भी एक टॉपिक, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है जो आपने स्टार्ट में आते हुए कहा था, वो सिक्योरिटी और जिरगे की बात है। अच्छा, थ्रेट तेजाब वाली वेबसाइट तो वो जो ट्विटर अकाउंट था वो तो बंद हो गया। मुझे नहीं पता ट्विटर ने किया या हमारे FIA ने किया। मुझे बड़ी खुशी होगी कि उस बंदे के घर पे जाके नॉक हो के भाई तुम बेटियों के ऊपर तेजाब फेंकने की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिन्होंने बयान दिया वो ये जो साइबर सिक्योरिटी जो का वो कानून है, अगर लगना है तो ऐसे लोगों पे लगना चाहिए ना। खुदा ना आज तक कल को हो गया ये, फिर कौन मुंह दिखाएगा पूरी दुनिया को और इस कौम को। अच्छा, और बेटियों को। दूसरा, ये जो जरगे वाली बात है ये बड़ी मेनेसिंग और ऑब्नॉक्शियस बात है कि आपने जानबूझ के कहा कि जी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ना हो, भाई जाओ और उधर करो ताकि जो है ना वहाँ पे खवातीन के बारे में एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है। आई रिस्पेक्ट दम, मैं पूरे के पूरे जो है ना ट्राइब्स वगैरह की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये बात कहना कि जी हमारा ओपोनेंट वहाँ पे जज हो, हमारे लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड अमेरिका के कोर्ट वाले हो या बरतानिया के कोर्ट वाले हो, ये जरा थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। और जिन साहब ने ये धमकी दी है घर में इस्तेमाल करने की, उनको मैं उनको हाँ जी उनको बता दूं, एक वो है हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, मज़ाहिया किस्म की साइंस फिक्शन किताब है। तो एक गरीब आदमी का घर तोड़ देते कि जी सड़क बनानी है और तुम्हारे बारे में ख्याल तो लगा के रखे थे। कुछ देर के बाद क्या होता है, वो बेचारा पीट रहा होता है, उधर से एलियंस आते हैं और पूरी जमीन को ही तोड़ के चले जाते हैं। तो ये याद रखना कि घर सबके होते हैं और बाज घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत कुछ लगा होता है और जब वो टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ। कॉलर को शामिल करते हैं, सब थर्ड टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद गुलाम आबिद काज़मी, सब शानी खुश। जी काज़मी साहब बोलिए।
میں اپنی قوم اور اپنے پاکستانی عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے پاکستانی فوج کو سلوٹ کرتا ہوں جن کی قربانیوں سے پورا پاکستان کو سکون زندگی گزار رہا ہے. بالکل جی ایسا ہاں جی. تو پہلے پوزیشن یہ تھی کہ آئے دن دھماکے ہوتے رہتے تھے مگر پاکستان آرمی کے اس آپریشن کی وجہ سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے. بالکل قاضی صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے راجگال آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جہاں راجگال آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا جو اہم ٹھکانہ ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے اور ناظرین یہ گزرگاہ تھی دہشت گردوں کی جہاں سے وہ گزرتے تھے تو یہ گزرگاہ تباہ کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دہشت گردوں کو نیست و نابود بھی کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے خیبر فورٹ کا جو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے حکمت عملی سے آگے بڑھ رہا ہے ایس پی آر کے مطابق آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو اور دہشت گردوں کی جو گزرگاہ ہے اور جن کے ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ناظرین ایف سی نے بھی بلوچستان میں کارروائی کی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک سہولت کار کو پکڑا گیا ہے جس کا منصوبہ 14 اگست کو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک کارروائی کرنے کا تھا اور بہت بڑی دہشت گردی کارروائی کرنے کا تھا جس کو پکڑا گیا اور آبویسلی ہماری فورسز جو ہیں جس طرح سے بھی قاضی صاحب نے بھی کہا خراج تحسین کی اور سلوٹ کی جو ہے ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. فاروق کس طرح سے امپورٹنٹ لگ رہا ہے یہ جو راجگال آپریشن ہوا ہے اہم گزرگاہ کو خالی کرایا گیا؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ ایسے ایلیمنٹس کا ہونا جو کہ جب ہم پہ اٹیک کرتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں پتلی سائڈ پہ جاتے ہیں ان کو صاف کرنا بہت ضروری تھا. خیبر جو آپریشن خیبر ہے خیبر فورٹ اس کے اندر جو ہے باہر کیف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی سرت سے بڑے جو ہے نا فوکس کے ساتھ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور دہشت گردوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا ہے. ان کے ہائیڈ آؤٹس ان کے ٹنلز ان کے جو پاسز کے اوپر قبضے ان تمام کو ختم کرانا بہت ضروری ہے. دوسری سائڈ پہ آپ نے آئی بی او کی بات کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات کی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب یہ جھک مارے معاف کیجیے گا ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ٹیلی ویژن کو دیکھ کے ملک کے اندر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کے ہم جھک مارے اس کا شکر ہے کہ جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے جو وہ دشمن ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ہماری افواج اپنا کام اپنی قربانیاں کیے جا رہے ہیں. پہلے بھی شہدا ہم نے دیکھے زخمی بھی دیکھے ابھی بھی وہ جو بہادری ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور میں ایک بات پہلے بھی کہتا تھا ابھی بھی کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے کیانی صاحب کے زمانے میں صرف سوات میں آپریشن ہو سکا تھا اس کے بعد ان کو پتہ چلا تھا کہ شاید آگے اور نہیں ہو سکتا. پھر وزیرستان کا جو آپریشن آپ نے دیکھا رائل شریف صاحب کے زمانے میں اب جو باجوہ صاحب کے زمانے میں ہوا ہے تو یہ ہے کہ پہلے تو صرف آپ پیس میلز میں بات کرتے تھے خیبر ون ہو گیا یا پھر جو ہے ضرب عضب ہو گیا تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا. اب پورے ملک کے بارے میں ایک کمپریہنسو آپ کا آؤٹ لک ہے اور اس کی وجہ سے دہشت گرد کو اتنا خاموش کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم ملے کہ ہم اس طرح کی سیاست کر سکیں یا ڈسکشن کر سکیں جو ٹی وی پہ ہو رہی ہے. یعنی کہ تھوڑا امن آ گیا تو سلام کرنا چاہیے ہماری سپاہ کو ان کے سپاہ سالار کو سویلین گورنمنٹ کو بھی کیونکہ اس نے کچھ چھتری کریٹ کی ہے. میں بار بار کہتا تھا میاں نواز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اگر عمران خان صاحب ان کی جگہ ہوتے یا زرداری صاحب ہوتے زرداری صاحب نے تو ثابت بھی کر دیا کہ اونرشپ نہ لا سکتے وار کے لیے. دیکھیں یہ جو وار ہے نا دہشت گردوں نے ہم پہ حملے جب شروع کیے اس وقت ایک پاکستان میں جمہوری حکومت نہیں تھی. اس وجہ سے عوام کو بتایا نہیں جا سکا کہ تمہیں مار کون رہا ہے اور عوام کو اگر بتاتے تھے تو عوام سنتے نہیں تھے. پارلیمنٹ تو تھا نہیں پارلیمنٹیرین تھے نہیں. پھر یہ ہوا کہ زرداری صاحب آئے انہوں نے سوات کے لیے تھوڑی سی کوشش کی وہ جیسے ہو سکا انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد یہ وزیرستان ملک کے دیگر علاقوں میں اونرشپ ہم کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. میاں صاحب جب آئے ہیں تو پہلے ڈائلاگ کی کوشش ہوئی ہے اس کے بعد جب انہوں نے اونرشپ لی ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان نے اونرشپ لے لی ہے. اور آج کے دن آپ کھل کے ٹیلی ویژن پہ دہشت گرد کو دہشت گرد اور اپنے شہداء کو شہید کہہ سکتے ہیں. پہلے تو پرائیویٹ میڈیا میں یہ پابندی تھی کہ مسلم خان یا کوئی اور خان اور یہ اسلام بھائی صاحب جو ہے وہ 2 منٹ کے اندر فون پہ آ کے دھمکیاں دینا شروع ہو جائیں گے. 2 گھنٹے کے اندر آپ کے پورچ کے اندر بم دھماکے کا سامان پڑا ہوگا کہ کہیں آپ کو مار نہ دیا جائے. اس بات پہ آپ ڈرتے رہیں گے. اب کے وقت ماشاءاللہ سویلینس نے ہماری جوڈیشری نے اور ہماری سب سے فوج نے جو کمال دکھایا اور ہمیں چاہیے کہ اس کو بھولے نہیں. آج کل کے دنوں میں ہمیں
السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر اب تک کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ہما ملک.